जय हिंद दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्लास 11th के पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीतिक विज्ञान के सब्जेक्ट के लिए। बेसिकली बच्चों, पॉलिटिकल साइंस का आपका जो एनुअल का एग्जाम होने वाला है, जिसे आप फाइनल एग्जाम भी कह सकते हो, या फिर आपकी जो वार्षिक परीक्षा होने वाली है 2022-23 के लिए, उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जिसमें से मॉर्निंग यानी कि जनरल शिफ्ट का पेपर 15 फरवरी 2023 को है और इवनिंग शिफ्ट का पेपर आपका 16 फरवरी 2023 को। ठीक है, तो इस दिन के पेपर के लिए इस वीडियो में हम एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट सैंपल क्वेश्चन पेपर को बच्चों सॉल्व करने वाले हैं, जो कि डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा आपके पॉलिटिकल साइंस के ऑफिशियल एग्जाम में। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर इसलिए है क्योंकि इस क्वेश्चन पेपर में जो भी क्वेश्चन अभी आपके सामने डिस्कस किए जाएंगे वो मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चन है, सिलेक्टेड क्वेश्चन है। तो हाईली चांसेस हो जाते हैं इनके आपके पॉलिटिकल साइंस के फाइनल के एग्जाम में आने के। तो पूरा देखना बहुत अच्छी तरीके से, हर एक क्वेश्चन आंसर आपको बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे हिंदी मीडियम में समझा दिया जाएगा, और जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं उनके लिए भी यहाँ पे आंसर प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ठीक है बच्चों, अच्छा पेपर के पैटर्न को समझते हैं। टाइमिंग 3 घंटे की है, मैक्सिमम मार्क्स हमारे टोटल यहाँ पे 80 होने वाले। अब आपका जो पेपर है उसमें टोटली जो है वो 30 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से सेक्शन नंबर ए में जो है वो आपके 1 से लेके 12 तक के बहुविकल्प के प्रश्न, यानी कि टोटल जो है वो आपके 12 एमसीक्यू आएंगे। ठीक है, फिर 13 से लेके 18 तक के आपके 2 मार्क्स के यहाँ पे 6 क्वेश्चन आ जाएंगे। और फिर सेक्शन नंबर सी जो रहेगा इसमें 19 से लेके 23 4 मार्क्स के आपके 5 क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है, और ये जो है ना आपका पूरा पूरा पार्ट, जिसमें से 1 से 12 क्वेश्चन, 13 से 18, 19 से 30, इसे हम इस क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन के पार्ट नंबर 1 में समझ चुके हैं। ठीक है, ऑलरेडी। तो पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा है तो आपको यहाँ पे आई बटन में लिंक दे दूंगा, यहाँ से देख लेना, या फिर आप चाहो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लेना। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम सेक्शन नंबर डी, जिसमें से गद्यांश वाले जो 4 एमसीक्यू होते हैं, फिर कार्टून वाले जो आपके 4 एमसीक्यू होते हैं, और चित्र वाले आपके जो 4 एमसीक्यू होते हैं, इनको हम डिस्कस करें। ठीक है, और ई वाला जो है 6 मार्क्स से आपके 4 क्वेश्चन, इसमें 4 में भी एक एक क्वेश्चन में आपको एक चॉइस मिलेगी, 4 चॉइसेस। तो इसको भी बहुत अच्छी तरीके से हम समझ लेंगे इस वीडियो में। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस पेपर की। अच्छा, एक चीज, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं वो अपने पेपर के पैटर्न को यहाँ से समझ सकते हैं। ठीक है, वैसे हिंदी में तो समझा ही दिया, तो आपको समझ में तो आ ही गया होगा। ठीक है ना, सबसे पहले हमारा सेक्शन नंबर ए आया था, जिसे हम पार्ट 1 में कर चुके हैं, 1 मार्क्स के एमसीक्यू। ठीक है ना, फिर यहाँ पे हमारा सेक्शन नंबर बी आ गया था, जिसमें 2 मार्क्स के हमारे क्वेश्चन थे, टोटल 6। ओके, फिर आ गया था हमारा सेक्शन नंबर यहाँ पे सी, 4 मार्क्स के क्वेश्चन, जिसमें क्वेश्चन आंसर थे। ओके, अब जो है वो आएगा हमारा सेक्शन नंबर डी, जिसमें पैसेज वाले 4 एमसीक्यू 4 मार्क्स का, कार्टून वाले एमसीक्यू, और जो पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन है उसके एमसीक्यू हमारे सामने आने वाले। ठीक है, और ये सभी क्वेश्चन जो है वो 4 मार्क्स के होंगे। सबसे पहला प्रश्न हमारे सामने है, प्रश्न नंबर 24। निम्नलिखित गद्यांश का ध्यान पूर्वक अध्ययन कर इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ठीक है भाई, आइए गद्यांश को पढ़ते हैं। गद्यांश दिया हुआ है कि राष्ट्रपति सरकार का एक औपचारिक प्रधान होता है। बिल्कुल ठीक है भाई, भारत में ऐसा ही है। उसे औपचारिक रूप से तो बहुत सारी कार्यकारी, विधायी और आपातकालीन शक्तियां प्राप्त होती है। ठीक है ना, लेकिन राष्ट्रपति अपनी इन शक्तियों का जो वास्तविक उपयोग है वो किसकी सहायता से करता है? मंत्री परिषद की सलाह से। प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद को लोकसभा में बहुमत प्राप्त होता है, इसीलिए ज्यादातर अगर हम सरकार में ये देखें कि मेन शक्तियां किसके पास में होती हैं, तो प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद के पास में। नाम मात्र शक्तियां होती है राष्ट्रपति के पास में। ठीक है, इसीलिए ज्यादातर ये देखा जाता है कि अधिकतर मामलों में राष्ट्रपति को मंत्री परिषद की सलाह माननी ही पड़ती है। ठीक है, तो यानी कि ये बात तो बिल्कुल सही है। तो अब हम एक एक करके क्वेश्चन को देखते हैं, क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए एमसीक्यू। ठीक है, तो टोटल हम फिर से क्या करेंगे कि जो हमारे 12 एमसीक्यू हम फिर से वही करने वाले हैं, पार्ट 1 में भी किए थे, पार्ट 2 में भी कर रहे हैं। ठीक है, तो आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि आप एमसीक्यू क्वेश्चन का आंसर जरूर दें, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ओके, वेल आप यहाँ पे देखेंगे, एक सेकंड। हाँ, सबसे पहला प्रश्न है कि भारतीय संसदनात्मक व्यवस्था में राज्य का प्रमुख, देखिए संसदीय व्यवस्था में पूछा गया है, तो राज्य का प्रमुख कौन होता है? सिंपल सी बात है भाई, राष्ट्रपति होता है। अगर राज्य की जगह देश होता तो कौन होता? सॉरी, देश यानी कि गवर्नमेंट होती है, यानी कि सरकार होता, तब प्रधानमंत्री। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, राष्ट्रपति अपनी जो वास्तविक शक्तियां हैं इनका प्रयोग किसकी सलाह से करता है? तो जैसा कि अभी हमने देखा, किसकी सलाह से करता है? ये रहा, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह से। ठीक है ना, तो यानी कि क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री। ठीक है बच्चों, तीसरा है कि भारत के प्रधानमंत्री के लिए योग्यता नहीं है। योग्यता क्या नहीं है हमें ये बताना है, तो यानी कि यहाँ पे आपका 2 मार्क्स से क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा कि योग्यताएं होती क्या है। तो पहला क्या है
कि न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए, तो ये तो योग्यता है भाई। दूसरी है कि वह पागल व दिवालिया नहीं होना चाहिए, ये भी योग्यता है। और संसद का सदस्य होना उस व्यक्ति के लिए अनिवार्य है जो प्रधानमंत्री बनता है। ठीक है, तो कौन सा नहीं होगा, ये सी वाला नहीं होगा। क्यों भाई? क्योंकि देखो क्या कहा गया इसमें कि संसद का सदस्य हुए बिना यदि कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बन जाता है तो उसे 1 साल के अंदर संसदीय सदस्य बनना जरूरी है। ये गलत है। क्यों भाई? आपको कि यार जब प्रधानमंत्री बन अगर कोई संसद का सदस्य नहीं बना है तो उसे जो है मतलब संसदीय सदस्य बनना जरूरी होता है। ठीक है, प्रधानमंत्री बनने के बाद में। लेकिन यहाँ पे जो समय सीमा दी गई ना 1 साल, ये गलत है। क्योंकि समय सीमा कितनी होती है? 6 महीने की होती है। 6 महीने के अंदर जो प्रधानमंत्री बिना संसद का सदस्य हुए बिना बन जाता है उसे 6 महीने के अंदर संसदीय सदस्य बनना पड़ता है। ठीक है ना, यहाँ लेकिन यहाँ पे 1 साल दिया गया इसलिए गलत हो जाता है। ठीक है, उसके आगे क्वेश्चन 4 आ जाता है, संसदीय कार्यपालिका में प्रधानमंत्री होता है। तो जो संसदीय कार्यपालिका है इसमें प्रधानमंत्री क्या होता है? प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है और साथ ही यह विधायिका में बहुमत प्राप्त दल का नेता भी होता है और यह विधायिका के प्रति जवाबदेह भी होता है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर जो डी है हमारा ये राइट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था और आई होप आप अच्छी तरीके से इसे समझ भी गए। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 24 आपका ये जो गद्यांश वाला था, आई होप आप अच्छी तरीके से समझ। अब बारी आती है इसे इंग्लिश में समझने की। इंग्लिश में देख सकते हैं कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ठीक है ना, तो क्वेश्चन जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि हु इज द हेड ऑफ द स्टेट इन द इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम, दैट इज प्रेसिडेंट। ठीक है ना, प्रेसिडेंट। ऑन हुज एडवाइस डज द प्रेसिडेंट एक्सरसाइज हिज रियल पावर्स, दैट इज प्राइम मिनिस्टर। ठीक है ना, देयर इज नो क्वालिफिकेशन फॉर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। एंड द फोर, द प्राइम मिनिस्टर is in the parliamentary executive, that is ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना, ये कुछ नहीं है, ये दरअसल कुछ ऐसे ही लिख गया है। ठीक है, आगे अब आता है 25वां कि दिए गए कार्टून का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और इस पे आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो कार्टून है हमारा, यहाँ पे देख सकते हैं कि एक यहाँ पे जो है बेसिकली राज्यपाल की नियुक्ति को यहाँ पे दर्शाया गया है। ठीक है, एक व्यक्ति जो है ऊपर की तरफ जा रहा है, एक नीचे है और दो लोग जो यहाँ पे सर झुकाए हुए खड़े। इसका यहाँ पे बेसिकली सोर्स जो है वो ये बताता है, एनसीईआरटी किताब से लिया गया जो सोर्स है, कि ये जो है वो राज्यपाल की नियुक्ति को दर्शा। ठीक है, अब प्रश्न क्या है हमारे सामने? प्रश्न ये है कि राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, प्रधानमंत्री, संसद या फिर मुख्यमंत्री करता है? तो कौन करता है बच्चों? राष्ट्रपति करता है। ठीक है ना, राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, लेकिन किसकी सलाह पे? केंद्र की जो सरकार होती है उसकी सलाह पे। ओके, दूसरा ये है कि कार्टून के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति से क्या आशय? यहाँ पे कार्टून के अनुसार जो है राज्यपाल की नियुक्ति में राष्ट्रपति की मर्जी को दिखाया जा रहा है। ठीक है, राष्ट्रपति अपनी मनमर्जी से इस कार्टून में राज्यपाल की नियुक्ति कर रहा है। ठीक है, उसके बाद में तीसरा है कि राज्यपाल की नियुक्ति कितने वर्ष के लिए होती है? तो सिंपल सी बात है भाई, 5 वर्ष के लिए होती है। ठीक, उसके बाद में केंद्र राज्य संबंधी यदि कोई समीक्षा करनी है तो उसके लिए किस आयोग को नियुक्त किया गया है? ठीक है ना, तो सिंपल सी बात है, किसे किया गया बच्चों? सरकारी आयोग का। ठीक है, यानी कि केंद्र राज्य संबंधी को यदि समीक्षा करनी है तो उसके लिए सरकारी आयोग का गठन किया गया। ओके, तो आपको समझ में आ गया ये आपका क्वेश्चन नंबर 25 बहुत अच्छे तरीके से, एकदम सिंपल से क्वेश्चन थे। ओके, अब जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के यहाँ से देख सकते हैं कि हु अपॉइंट्स द गवर्नर इन दी स्टेट्स, तो कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट। अकॉर्डिंग टू द कार्टून what is mean by appointment of the governor, that is president's will. Okay, and the third is here ki for how many years to governor is appointed? For 5 years. Okay, and then which commission was appointed to review this center state relation, that is option number D, सरकारिया कमीशन। ओके, अब यहाँ पे आ जाता है हमारा अगला क्वेश्चन जिसमें कि हमें चित्र दिया हुआ है और इसे ध्यानपूर्वक पढ़ना और फिर आधारित जो प्रश्न है उसका उत्तर लिखना। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये बच्चा कह रहा है कि न्याय की देवी की आंखों पर पट्टी क्यों बंधी होती है। अब ये एक जो कार्टून है, ठीक है ना, गर्ल का, ये कह रहा है कि न्याय की देवी जो है वो आंखों पर पट्टी इसलिए बांधे रखती है क्योंकि उसे निष्पक्ष रहना। अब इसी बात पे ये बच्चा कहता है कि बिल्कुल ठीक, उसे निष्पक्ष रहना है, लेकिन अगर वो आंखों पे पट्टी बांधे रहेगी तो लोगों की विशेष जरूरतों को कैसे देखेगी? ठीक है ना, ये यहाँ पे बात की गई है। तो अब इसी कार्टून के आधार पे क्वेश्चन सुनिए, उपरोक्त चित्र में किस विधा के संबंध में है? तो उपरोक्त चित्र में बेसिकली किसकी बात की जा रही है? न्याय की बात की जा रही है। ठीक है, किसकी बात की जा रही है? न्याय की बात की जा रही है। उसके बाद में न्याय की जो देवी है
इसकी आंखों पर पट्टी क्यों होती है? पट्टी इसलिए होती है क्योंकि न्याय की देवी को न्याय करते समय निष्पक्ष रहना होता है। क्या होता है? उसे निष्पक्ष रहना होता है, इसीलिए। ठीक। तीसरा यह है कि सामाजिक न्याय को स्थापित करने का तरीका नहीं है, यानी कि सामाजिक न्याय को स्थापित करने के 3 तरीके यहाँ पे हैं, लेकिन एक नहीं है। कौन सा है? तो पहला यह है कि समान लोगों के प्रति समान व्यवहार। बिल्कुल ठीक है, ये तो राइट है। समानुपातिक न्याय, ये भी राइट है। और विशेष जरूरतों का विशेष ख्याल, ये भी राइट है। अब जो तरीका नहीं है सामाजिक न्याय को स्थापित करने का, वो है ऑप्शन नंबर सी वाला। ठीक है ना, कि जो भी है उसके साथ में एक जैसा व्यवहार करना, ये गलत है। ठीक है ना। अब चौथा जाता है कि भारत में सामाजिक न्याय स्थापित करने के लिए शैक्षिक संस्थाओं में या फिर सरकारी नौकरियों में सीट आरक्षण का प्रस्ताव किस आयोग ने दिया था? ठीक है ना, तो आरक्षण बेसिकली किससे संबंधित है? मंडल आयोग से संबंधित है। तो बच्चों, मंडल आयोग से संबंधित। ओके, तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 27 जो है वो भी यहाँ पे, सॉरी 26 जो है चित्र वाला एमसीक्यू, वो भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया अच्छे तरीके से। अब जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के यहाँ से देख सकते हैं, स्टडी द पिक्चर केयरफुली गिवन वर्ड द आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि द अबव पिक्चर इज रिलेटेड टू व्हिच जन या फिर टॉपिक, दैट इज justice. The goodies of justice is blindfolded because she has to be fair, and there is no way to establish social justice, that is treat everyone equally. ठीक है ना। के बाद which commission proposed reservation of seats in educational institution or in government jobs to establish social justice in India, that is सर कल्याण की मंडल कमीशन बेसिक। ओके, तो 11 मिनट में हमने हमारे ये जो 4-4 मार्क्स के बेसिकली 3 ये जो एमसीक्यू होते थे ना, 4-4 एमसीक्यू, इनको कंप्लीट कर लिया, 12 एमसीक्यू। ठीक है, तो अब आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में बताना जो मैंने आपको समझाया वो समझ में आया या नहीं। ओके, नाउ अब चलते हैं सेक्शन नंबर ए की तरफ, जिसमें हमारे 6 अंकीय प्रश्न होने वाले हैं और इन प्रश्नों की आपको प्रैक्टिस बहुत ही बढ़िया करवाऊंगा। ठीक है ना, बस आप ध्यान से समझना। प्रश्न हमारे सामने कि राष्ट्रपति के विशेष अधिकारों का वर्णन करो। तो हम सभी को पता है राष्ट्रपति के 3 विशेष अधिकार हैं। ओके, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले 6 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको लिखनी है 2 से 3 लाइन की एक भूमिका। ठीक है, तो यहां से इतनी हमने 3 लाइन की एक भूमिका लिख दी है कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति को देश का औपचारिक प्रधान माना जाता है। राष्ट्रपति के पास कार्यकारी, विधायी, कानूनी और आपातकालीन शक्तियां होती हैं, लेकिन राष्ट्रपति इन सभी शक्तियों का प्रयोग तभी करता है जब वह प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह ले लेता है। तो ये हो गई इसकी भूमिका। अब आती है राष्ट्रपति के कुछ विशेष अधिकारों की बात। ठीक है बच्चों, जिसमें से सबसे पहला अधिकार है विधेयक को सदनों में पुनर्विचार के लिए लौटा सकना। ठीक है ना, यानी कि जो विधेयक संसद के द्वारा आता है राष्ट्रपति के पास में हस्ताक्षर करने के लिए, राष्ट्रपति यदि चाहे, अगर उसे लगता है कि इसमें कोई कमी रह गई है या फिर फैसला देश के हित में नहीं है, तो राष्ट्रपति उसे दोबारा से पुनर्विचार के लिए संसद के पास भेज सकता है कि भाई दोबारा विचार कर लो, कुछ कमियां लग रही है मुझे इसमें। ठीक है, दूसरा विशेष अधिकार वीटो यानी कि निषेध अधिकार। बेसिकली जब कभी भी संसद को ये लगता है, संसद जो है बेसिकली राष्ट्रपति को कोई विधेयक भेजती है, ठीक है ना, तो राष्ट्रपति अपने इस शक्ति का उपयोग करके, किसका? निषेध अधिकार यानी कि वीटो शक्ति का उपयोग करके उस भेजे गए विधेयक को अपने पास एक लंबे समय तक रख सकते हैं। एक अनिर्धारित यानी कि कोई मैटर नहीं है। जैसे मान लेते हैं कि संसद है ना, कोई बिल भेजा, कोई विधेयक भेजा राष्ट्रपति के पास में कि जो बिजली बिल है इसे हम बढ़ाएंगे 50 रुपए यूनिट कर देंगे। ठीक है, राष्ट्रपति को लगता है यार ये तो बहुत गलत बात है, अगर बिजली बिल हमने बढ़ा दिया 50 रुपए यूनिट तो गरीब जनता तो मर जाएगी, भूख तो मर जाएगी और बिजली यूज ही नहीं कर पाएगी। तो वो क्या करेगी, अपने पास से लंबे समय तक रख लेगी। ठीक है ना, कि भाई मैं इसे कभी पास ही नहीं करूंगा। ठीक है ना, ऐसा फिर आएगा ही नहीं और मैं पास करूंगा नहीं। तो इसी को बोलते हैं पॉकेट वीटो यानी कि वीटो बोलते हैं। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। तीसरा है औपचारिक रूप से प्रधानमंत्री की नियुक्ति। इसका मतलब क्या है? बेसिकली देखो, जब भी चुनाव होते हैं तो जिस पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलता है वो सरकार बना लेती है। लेकिन तब क्या हो, जब किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत ना मिले और गठबंधन की सरकार भी ना बन पाए, कि बहुत सारी पार्टियां मिलकर भी सरकार ना बना पाए, तो ऐसे में राष्ट्रपति जो है वो अपने राजनीतिक अधिकार का उपयोग करता है। इसके तहत वो एक सही प्रधानमंत्री को चुनता है और भारत में ऐसा समय तकरीबन 1989 से 1998 तक चला था। ठीक है भाई, तो 3 विशेष अधिकार है राष्ट्रपति के, जो कि मैंने आपको यहाँ पे अच्छे तरीके से समझा दिए।
ठीक है बच्चों, सबसे पहला क्या है कि विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, वीटो शक्ति आ जाती है और औपचारिक रूप से प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना होता है। ठीक है, अब इसी में दूसरा क्वेश्चन है, सरकार में प्रधानमंत्री की भूमिका स्पष्ट करो। तो भाई बहुत अच्छी भूमिका, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है सरकार में प्रधानमंत्री की। आइए देखते हैं। भूमिका ये है कि प्रधानमंत्री जो होता है ये जनता के द्वारा चुना गया होता है, इसीलिए प्रधानमंत्री पूरे देश का संचालन करता है। ठीक है ना, प्रधानमंत्री केंद्र सरकार तो होता ही है। ओके, अब देखो, प्रधानमंत्री जो है जब अपने पद की शपथ ग्रहण करता है तभी मंत्रिपरिषद अस्तित्व में आती है। तो इस बात से ये पता चलता है कि वो मंत्री जो पूरे देश में कार्य करते हैं, ठीक है ना, केंद्रीय स्तर पर, उनके अस्तित्व के लिए प्रधानमंत्री की पद की शपथ ग्रहण करना बहुत जरूरी होता है। ठीक है ना, उसके बाद तीसरा इंपॉर्टेंट बात, मंत्रिपरिषद का प्रधान, क्योंकि प्रधानमंत्री जो मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है यही तय करता है कि उसके मंत्रिपरिषद में कौन कौन से लोग होंगे, किस मंत्री को कौन सा पद, कौन सा स्तर दिया जाएगा, उसके नॉलेज के हिसाब से, पद के हिसाब से उसे कौन सा मंत्रालय दिया जाना है। ठीक है ना, शिक्षा मंत्रालय, स्पोर्ट्स मंत्रालय, खाद्य मंत्रालय या फिर अन्य जो मंत्रालय दिया जाना है वो कौन तय करता है, प्रधानमंत्री ही तय करता है। ठीक है ना, उसके बाद में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सलाह भी देता है, जैसे कि एक तो मंत्रिपरिषद को पूरा संचालन करता है और साथ ही प्रशासन में कब क्या हो रहा है, ठीक है ना, कितना निर्णय हुआ, कितना क्या चल रहा है, तो इसके बारे में राष्ट्रपति को ये सलाह भी देता है, बेसिकली उसे सूचित करता है कि ऐसा ऐसा हुआ है। ठीक है ना, अब ये जो बंदा है प्रधानमंत्री, मतलब कि प्रधानमंत्री जो भी है, तो ये बहुमत प्राप्त दल का नेता हो, यानी कि प्रधानमंत्री की यदि मृत्यु हो जाती है या फिर त्याग पत्र दे दिया जाता है या फिर किसी कारणवश उसे अपना पद छोड़ना पड़ जाता है, तो ऐसे में पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है, क्योंकि जब अस्तित्व भी प्रधानमंत्री से है, तो यानी कि उसका भंग होना भी प्रधानमंत्री के साथ ही खत्म होना है। ठीक है ना, उसके साथ में लोकसभा का नेतृत्व, बेसिकली प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता हो। ठीक है ना, जब उसे लोकसभा में बहुमत मिलेगा तभी तो प्रधानमंत्री बनेगा। जैसे ही वो पार्टी के अपनी बहुमत को खो देगा, वह अपना पद भी खो देगा। इसी वजह से, इसी भूमिका के कारण पंडित नेहरू ने प्रधानमंत्री को सरकार की केंद्रीय धुरी की संज्ञा दी है ना, एवं यह राष्ट्रपति तथा संसद के बीच में एक सेतु का कार्य भी करता है। ये एक अलग पॉइंट है, ये जो है राष्ट्रपति जो है संसद के बीच में और मतलब राष्ट्रपति और संसद के बीच में प्रधानमंत्री सेतु का कार्य करता है। ये आपका 8वां पॉइंट है। ठीक है ना, इसलिए से केंद्रीय धुरी की संज्ञा दी गई है, तो ये 8वां पॉइंट हो जाएगा आपका। ओके, समझ में आ गया। और एक जो है ना बच्चों, 2 मार्क्स का आपका प्रश्न ये बन सकता है कि 91 संविधान संशोधन क्या था। तो बेसिकली 91 संविधान संशोधन के तहत ये व्यवस्था की गई कि मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या लोकसभा या राज्य की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। यानी कि इस 91 संविधान संशोधन में ये कहा गया कि यदि लोकसभा की जो सदस्य संख्या है वो 100 है, ठीक है ना, वो 100 है, तो मंत्रिपरिषद की जो सदस्य संख्या होगी वो मात्र 15 ही रहेगी। ठीक है ना, तो ये बातें यहाँ पे कुछ कुछ कही गई थी। ठीक है बच्चों, आगे समझ में आप सभी को आपका ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है और मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में भी आ गया होगा। तो राष्ट्रपति के विशेष अधिकार, ठीक है, और प्रधानमंत्री की सरकार में भूमिका क्या है, आयु पर अच्छे तरीके से समझ गया। अब जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं वो यहाँ से देख सकते हैं कि डिस्क्राइब द प्रिविलेजेस ऑफ प्रेसिडेंट्स। तो क्या क्या है, सबसे पहला ये है कि ये कैन रिटर्न द बिल टू द हाउसेस ऑफ रिकंसिडरेशन। ठीक है ना, अब कैसे है वो बात यहाँ पे देख सकते हैं। वीटो पावर यानी कि प्रोहिबिशन, एंड फॉर्मली अपॉइंटिंग द प्राइम मिनिस्टर, उसका आंसर आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, एंड द सेकंड क्वेश्चन इज हियर कि एक्सप्लेन द रोल ऑफ प्राइम मिनिस्टर इन द गवर्नमेंट। तो क्या रोल है प्राइम मिनिस्टर का गवर्नमेंट में, उन पॉइंट के बारे में आप यहां से ये पॉइंट पढ़िए और इजीली आप इसका आंसर कर पाएंगे। ओके बच्चों, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। पहले आप इसे यहां से पूरा का पूरा पढ़ लीजिए। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 20। अधिकार कितने प्रकार के होते हैं, उनका वर्णन कीजिए। तो बेसिकली अधिकार 3 तरीके के होते हैं, हमें वो बताने हैं कौन कौन से होते हैं। अधिकारों के प्रकार निम्नलिखित हैं। सबसे पहला अधिकार है बच्चों राजनीतिक अधिकार। अब ये कैसे अधिकार होते हैं, बेसिकली राजनीतिक जो अधिकार होते हैं ये नागरिकों को कानून के समक्ष बराबरी तथा राजनीतिक प्रक्रिया में भागीदारी का हक देते हैं। यानी कि राजनीतिक अधिकार में ये कहा जाता है कि कानून के समक्ष सभी नागरिक समान हैं और सभी जो है वो राजनीति में अपना जो योगदान है वो दे सकते हैं। ठीक है ना, बेसिकली जो राजनीतिक अधिकार होते हैं ये नागरिक स्वतंत्रताओं से जुड़े होते हैं। ठीक है ना, जिसमें कि उन्हें मतदान देने का अधिकार होता है, ठीक है ना, निर्वाचित होने का अधिकार होता है, संघ बनाने का अधिकार होता है,
अपना प्रतिनिधि चुनने का अधिकार होता है, कोई पार्टी राजनीतिक दल बनाने का अधिकार होता है, तो ये राजनीतिक अधिकार के तहत आते हैं। बेसिकली इसका मेन एजेंडा ये होता है कि लोकतंत्र में छोटे से छोटे व्यक्ति की भी, गरीब से गरीब व्यक्ति की भी, वंचित से वंचित व्यक्ति की राजनीति में भागीदारिता बनी रहे, उसको सुनिश्चित करना इसका मेन एजेंडा होता है। ठीक है। दूसरा है आर्थिक अधिकार। बेसिकली इसके माध्यम से, आर्थिक अधिकार के माध्यम से व्यक्ति जो है वो अपनी आर्थिक स्थिति संभाल सकता है, जिससे सरकार भी कई तरीके से, जैसे कि न्यूनतम आवश्यकता की पूर्ति करती है, जैसे आवास, भोजन, वस्त्र, स्वच्छ जल, चिकित्सा, ये सभी जो है न्यूनतम आवश्यकताएं होती हैं, तो सरकार इसकी पूर्ति करवाती है। तो सिंपल सी बात है, वो धन का उपयोग करेगा और अपना विकास कर पाएगा आसान तरीके से। ठीक है ना। कुछ मुख्य आर्थिक अधिकार इस तरीके से, जैसे कि आवास हो गया, कार्य करने का, रोजगार पाने का, पर्याप्त मजदूरी का, विश्राम का, संपत्ति, चिकित्सा सुविधा आदि जो अधिकार हैं आर्थिक में, ये आ जाते हैं। ठीक। अब तीसरा जो है वो है सांस्कृतिक। अब ये सांस्कृतिक क्या होता है? बेसिकली ये सांस्कृतिक अधिकार वे अधिकार हैं जो मानव के विकास, सुव्यवस्थित जीवन के लिए, मनोवैज्ञानिक और नैतिक विकास के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। यानी कि मानव को यदि अपना विकास करना है तो उसे अपने सांस्कृतिक अधिकार पता होने चाहिए। ठीक है ना। जैसे कि प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार, अपने लिए शैक्षिक संस्थाओं की स्थापना करने का अधिकार, स्थानीय अपनी जो वेशभूषा, अपने त्योहार, पूजा पाठ, उत्सव मनाने का अधिकार होता है। चाहे आप हिंदू धर्म के, मुस्लिम धर्म के, ईसाई या सिख, पंजाबी, किसी भी धर्म के हैं, आप अपने धर्म के जो बेसिकली वेशभूषा है, त्योहार है, पूजा उत्सव है, ये आप मना सकते हैं। ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हैं जो सांस्कृतिक अधिकार के तहत में आ जाती हैं और जिसे आप आसान तरीके से समझ भी गए होंगे। ठीक है बच्चों। तो ये तीन अधिकार हैं, एक है राजनीतिक अधिकार, फिर दूसरे हैं आर्थिक अधिकार, और यहाँ पे फिर तीसरे आ जाते हैं आपके सांस्कृतिक अधिकार। ओके बच्चों, आगे बात करते हैं। अब जो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन था हमारा कि समानता किसे कहते हैं तथा समानता को बढ़ावा कैसे दिया जा सकता है। आइए समझते हैं समानता बेसिकली कहते कहते हैं। तो देखो समानता का मीनिंग क्या है। समानता का मीनिंग ये कि समाज में किसी व्यक्ति या वर्ग के साथ में जाति के आधार पे, रंग के आधार पे, क्षेत्र, धन और आर्थिक स्तर पे भेदभाव नहीं होना चाहिए और सभी को समान अवसर मिलने चाहिए। यानी कि समाज में चाहे मोटा, काला, गरीब, अमीर, कोई सा व्यक्ति रहता हो, जब भी कोई अवसर निकले तो उसके सामने, उसके साथ में वर्ग के आधार पे, जाति, रंग, धन, वेशभूषा, भाषा, किसी भी आधार पे आप भेदभाव नहीं करेंगे, इसको बोलते हैं समानता। अब समानता को बढ़ावा देने के मेनली दो उपाय होते हैं। सबसे पहला उपाय है औपचारिक समानता की स्थापना करना। औपचारिक समानता की स्थापना का मतलब ये है कि आप सभी को पता है कि अगर हम ये देखें कि समाज में असमानता फैली क्यों है, तो इसका मतलब ये है क्योंकि वहां पर जो है ना, लोगों को, कुछ लोगों को जो अमीर हैं, बड़े बड़े लोग हैं, उनको विशेष अधिकार दिए गए। तो इसीलिए ये जो पहली बात है ना, औपचारिक समानता की स्थापना करना, ये कहती है कि विशेष अधिकारों को खत्म करो। ठीक है ना। भारत में समान अवसरों की एक विशेष समस्या सुविधाओं की कमी नहीं है, बल्कि कुछ जो रीति रिवाज है वो है। जैसे मान लेते हैं कि कोई एग्जाम निकलता है, फॉर्म निकलता है आईएएस, आईपीएस, यूपीएससी का, उसमें महिलाएं भी भागीदार बन सकती हैं, लेकिन समाज के लोग क्या सोचते हैं कि महिलाएं हैं तो घर में रहेंगी, खाना पकाएंगे और पति की और अपने जो सास ससुर उनकी सेवा करेंगे, बस। तो इससे क्या हुआ कि यहाँ पे रीति रिवाज जो है वो इन अवसरों को उस महिला तक पहुंचे नहीं देते। ठीक है ना। तो हमें ऐसी जो मानसिकता है लोगों की, उसे खत्म करना। ओके। उदाहरण के लिए औरतों को उत्तराधिकारी का अधिकार नहीं दिया जाता है, उन्हें शिक्षा का अधिकार नहीं दिया जाता है, गरीब को मताधिकार नहीं दिया जाता। तो ये सारी चीजें, हाँ, भारतीय संविधान ने जाति के आधार पे, नस्ल के आधार पे, लिंग या फिर धन के आधार पे, किसी भी आधार पे सभी नागरिकों को कानून के समान बर्ताव के सिद्धांत के रूप में समाहित किया, यानी कि कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान होंगे। ठीक है, आ गया समझ में। दूसरा सिद्धांत है बच्चों विभेदक बर्ताव के द्वारा समान। ठीक है, दूसरा क्या है? विभेदक बर्ताव के द्वारा समान। इसका मतलब यह है कि समानता के सिद्धांत को यथार्थ में बदलने के लिए औपचारिक समानता या कानून के समक्ष समानता आवश्यक तो है, लेकिन पर्याप्त नहीं। यानी कि अगर हमें समानता को पूरी तरीके से लागू करना है, ठीक है ना, तो इसके लिए हमें औपचारिक समानता के साथ में विभेदक बर्ताव की भी जरूरत होगी। क्योंकि देखो कई बार ये होता है कि कई बार ये सुनिश्चित करने के लिए कि सभी लोग अपने अधिकार को सही से उपयोग कर पा रहे हैं या नहीं, हमें उनके साथ में अलग अलग बर्ताव करना होगा। जैसे मान लेते हैं कि आपने हम बोल रखा है कि सभी व्यक्ति पार्क जा सकते हैं, सभी व्यक्ति घूम सकते हैं। तो ऐसे में जो विकलांग बच्चा है, ठीक है ना, कॉल सेंटर से काम करने वाली जो महिला है, रात के समय जब घर पे वापस आ रही होती है, तो ऐसे में उसका ये अधिकार है कि वो स्वतंत्र पूर्वक रह सके। तो इसीलिए क्या होता है, इसके द्वारा उसके साथ में थोड़ा सा
अच्छा बर्ताव किया जाता है, उसे थोड़ी सिक्योरिटी दी जाती है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें इसमें आ जाती है। अब विकलांग लोग हैं तो पार्क पे या फिर बस स्टैंड वगैरह पे इनके लिए बस में चढ़ने लायक कुछ स्थान बना दिए जाते हैं, जिससे ये आसान तरीके से अपने व्हीलचेयर के माध्यम से चढ़ पाए, ठीक है ना। तो कई बार समानता के सिद्धांत को लागू करने के लिए हमें लोगों के साथ में अलग बर्ताव करना पड़ता है, ठीक है बच्चों। सिंपल सा क्वेश्चन था, आप सभी का अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा, है ना। ओके, तो ये आपका हो गया दूसरा वाला क्वेश्चन भी। तो पहला क्वेश्चन क्या था हमारा, पहला क्वेश्चन ये था कि भाई जो अधिकार है ये कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला अधिकार था राजनीतिक, दूसरा था आर्थिक और तीसरा था सांस्कृतिक। तो सारे मैंने आपको समझा दिए। तीसरा ये था समानता होती क्या है और उसको बढ़ावा कैसे दे सकते हैं। समानता क्या आप यहाँ पे देख सकते हैं। बढ़ावा देने के लिए सबसे पहले औपचारिक समानता की स्थापना करना है और फिर विवेक बर्ताव के द्वारा समान। ओके, अब जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के ऐसे देख सकते हैं कि डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप्स ऑफ राइट्स। तो सबसे पहला राइट्स आते हैं बच्चों पॉलिटिकल राइट्स, ठीक है ना। पहले आते हैं पॉलिटिकल राइट्स, सेकंड आते हैं इकोनॉमिक राइट्स, ठीक है, सेकंड आते हैं इकोनॉमिक एंड द थर्ड इज हियर कल्चरल राइट्स। ओके, उसके बाद में फिर आगे आ जाता है कि व्हाट इज इक्वालिटी एंड हाउ इक्वालिटी कैन बी प्रमोटेड। तो इक्वालिटी का सबसे पहले आप मीनिंग समझ लीजिए, ठीक है ना, यहाँ से इतना मीनिंग है। एंड देन इसको कैसे हम बेसिकली एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये इस्टेब्लिश्ड ऑफ फॉर्मल इक्वालिटी पहला पार्ट, एंड द दूसरा पार्ट इज हियर कि इक्वालिटी बाय डिफरेंट ट्रीटमेंट, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हमारा यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर 29। 29 में है बच्चों कि सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्र अधिकारों का वर्णन कीजिए। ये प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि इसमें से आपके दो मार्क्स से 3 क्वेश्चन भी निकल सकते हैं। तो आइए देखते हैं सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्र अधिकारों का वर्णन। बेसिकली उत्तर देखो, सर्वोच्च न्यायालय के पास में मौलिक क्षेत्र अधिकार, रिट संबंधी क्षेत्र अधिकार, अपीली क्षेत्र अधिकार और सलाह संबंधी क्षेत्र अधिकार होते हैं, जो कि सर्वोच्च न्यायालय को बहुत ही ज्यादा मजबूत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे मौलिक की। अब कई बच्चे समझेंगे अगर मौलिक क्षेत्र अधिकार लिखा है इसका मतलब कि मौलिक अधिकार को संबंध में होगा, लेकिन नहीं नहीं नहीं, ये मौलिक अधिकार वाला नहीं है, ये उसका मौलिक अधिकार के संबंध, ठीक है ना। क्या बात करता है यहाँ पे, बात ये है कि कुछ मुकदमों की सुनवाई जो है वो सीधे सर्वोच्च न्यायालय कर सकता है, ठीक है। मौलिक अधिकार क्या होता है कि सर्वोच्च न्यायालय ये कहता है कि कुछ मुकदमों की सुनवाई कहीं और जरूरत नहीं है, सीधे के सीधे सर्वोच्च न्यायालय में होती है, ठीक है ना। ऐसे मुकदमों में पहले की जो निचली अदालतें हैं, चाहे जिला अदालत हो, स्टेट अदालत हो या उच्च अदालत हो, वहां पे सुनवाई की जरूरत नहीं होती है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात ये कि केंद्र और राज्य व्यवस्था पर जो भी मुकदमे उठते हैं उसे कौन हल करता है, सर्वोच्च न्यायालय ही करता है, और साथ ही केंद्र और राज्य की शक्तियों का संविधान के अनुसार व्याख्या भी करता है। ये इसका मौलिक अधिकार है, ठीक है ना। यदि अगर सर्वोच्च न्यायालय को ये लगता है कि ये अधिकार उसे, मतलब कि ये जो अधिकार है मौलिक क्षेत्र अधिकार, ये संविधान के अनुसार इसे और मजबूती प्रदान करता है सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है। दूसरा है बच्चों रिट संबंधी अधिकार। इसका मतलब ये है कि मौलिक अधिकारों के उल्लंघन को रोकने के लिए सर्वोच्च न्यायालय अपने विशेष आदेश रिट के रूप में जारी करता है, और इसे ही बेसिकली क्या बोलते हैं, मौलिक अधिकार, रिट संबंधी अधिकार बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो रिट है वो सर्वोच्च न्यायालय भी जारी करता है और उच्च न्यायालय भी। बेसिकली इन रिटों के माध्यम से न्यायालय जो है वो कार्यपालिका को कुछ करने का या फिर कुछ ना करने का आदेश देता है, जिससे कि उस व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा हो सके, ठीक है। तो यह है दूसरा वाला। अब बात आती है तीसरे की। तीसरा है अपीली क्षेत्र अधिकार, ठीक है। तीसरा है अपीली क्षेत्र अधिकार। अपीली का मतलब यह है, अर्थात सर्वोच्च न्यायालय पर पूरे मुकदमे पर पुनर्विचार करेगा। अपीली का मतलब ये हो गया कि अगर किसी व्यक्ति ने उच्च न्यायालय से सर्वोच्च न्यायालय में, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी, तो सर्वोच्च न्यायालय इस अधिकार के तहत पूरे मुकदमे पर पुनर्विचार करेगा और उसकी पूरी की पूरी कानूनी सुनवाई दोबारा से करेगा, ठीक है ना। अब कोई भी व्यक्ति जो है वो उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में जाके अपील कर सकता है, लेकिन इसके लिए उसे प्रमाण पत्र देना होगा कि हम भाई अपील कर क्यों रहे हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हैं। अब इसके तहत जो सर्वोच्च न्यायालय है वो चाहे तो फैसले बदल भी सकता है, और ऐसा होता भी है, बदल भी देता है, ठीक है ना। फिर आता है आखिरी सलाह संबंधित क्षेत्र का। बेसिकली केंद्र और राज्य व्यवस्था पर यदि कोई मुकदमा उठ रहा है, ठीक है ना, तो उस मुकदमे को सर्वोच्च न्यायालय हल करता है, और साथ ही केंद्र और राज्य की शक्तियां इसके संविधान के अनुसार व्याख्या भी करता है, ठीक है। उसके बाद में भारत का राष्ट्रपति लोकहित और संविधान की व्याख्या के संबंध में
न्यायपालिका से यानी सर्वोच्च न्यायालय से सहमति बेसिकली क्या करता है, थोड़ी सी बातचीत कर लेता है, तो इसी को बोलते हैं कि ये सदा संबंधी क्षेत्राधिकार है कि राष्ट्रपति जो है ना वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश से पूछता है कि कभी-कभी हमें ये कैसे करना चाहिए और ये बातें कैसे करनी चाहिए, तो ये सारी चीज़ पे आ जाती है। ठीक है बच्चों? तो टोटली 4 आपके जो अधिकार हैं, क्षेत्राधिकार सर्वोच्च न्यायालय के आपको समझ में आए। पहला क्या है? मौलिक क्षेत्राधिकार, ठीक है? जिसमें किसी भी मुकदमे की सुनवाई कहीं की जरूरत नहीं है, सीधा यहीं पे आ जाता है, ठीक है ना? केंद्र राज्य के मामले यहीं पे सुलझते हैं। देश संबंधी अधिकार, मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा तो ये जारी करते हैं, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय दोनों जारी करते हैं, ठीक है? अपील में कोई बंदा अपील कर सकता है, लेकिन उसके लिए प्रमाण पत्र देना होगा और अपील के बाद में न्यायपालिका उस पर पूरी तरीके से, सर्वोच्च न्यायालय पूरी तरीके से 0 से लेके 100% तक यानी कि फैसले तक दोबारा सुनवाई करता है, ठीक है? सलाह संबंधी क्षेत्राधिकार है जो कि राष्ट्रपति जो है न्यायपालिका के सर्वोच्च न्यायाधीश से सलाह लेता है, ये सारी चीजें, ठीक है? तो सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार का वर्णन कीजिए, ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ चुका हो। ओके, दूसरा क्वेश्चन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए संविधान के विभिन्न चरण कौन से हैं? यानी कि न्यायपालिका को यदि स्वतंत्र बनाए रखना है तो इसके लिए कौन से चरण यहाँ पे शामिल हैं? ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहला, न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए संविधान में किए गए प्रावधान निम्नलिखित है। सबसे पहले इसके लिए योग्यता का प्रावधान किया गया है। क्या भाई? योग्यता के लिए यह बताया गया है कि यदि किसी व्यक्ति को सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनना है तो उसे वकालत का और कानून का अनुभव होना चाहिए। राजनीति का नहीं होगा चलेगा, लेकिन कानून का यानी कि लॉ का अनुभव उसे होना चाहिए। दूसरा यह है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में प्रावधान। इसका मतलब यह है कि न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है इसका अधिकार मेनली राष्ट्रपति को दिया। हालांकि राष्ट्रपति जो है वो सलाह जरूर ले सकता है, लेकिन हाँ मेन काम राष्ट्रपति ही करता है, ठीक है ना? और अगर जरूरत पड़े तो वह मुख्य न्यायाधीश से या फिर अन्य न्यायाधीश से सलाह ले सकता है, ठीक है? यानी कि राष्ट्रपति, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब जो है न्यायाधीश जो होता है सर्वोच्च न्यायालय का, इसके पद की सुरक्षा की है कि कैसे भाई? क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाने के लिए बहुत ही जटिल प्रक्रिया बनाई गई है। कैसी प्रक्रिया है? ये प्रक्रिया तब शुरू होती है जब कोई जो अधिकारी है, बेसिकली कोई जज जो है, वो संविधान का अतिक्रमण करे और या फिर अयोग्य साबित होता है, तब उसे हटाया जा सकता है। लेकिन इसके लिए उस पर महाभियोग चलाना पड़ता है, ठीक है? आज जिसे हम आशय प्रस्ताव बोलते हैं। ओके, फिर आता है पर्याप्त वेतन एवं भत्ता। बेसिकली जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होता है, इसे आर्थिक रूप से बहुत ही ज्यादा मजबूत बनाया गया है, जिससे उसे पर्याप्त वेतन एवं मुफ्त आवास उपलब्ध कराया जाता है और जब वो सेवानिवृत्त यानी कि रिटायरमेंट हो जाते हैं तो उन्हें कुछ पेंशन भी दिया जाता है, जिससे कि वो अपनी बाकी की जिंदगी को अच्छे से गुजार सके, ठीक है ना? तो यानी कि पर्याप्त वेतन एवं भत्ता इसको और मजबूत बनाती है। उसके बाद में है सेवानिवृत्ति के पश्चात यानी कि रिटायरमेंट के पश्चात अब वो वकालत नहीं कर पाएंगे, ये अनुमति संविधान नहीं देता, ठीक है ना? उसके बाद में कार्यप्रणाली के संबंध में प्रावधान। बेसिकली न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है कि जो न्यायपालिका है वो अपने लिए खुद ही अपने कानून बना सकती है, लेकिन उस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने चाहिए। ये बात यहाँ पे कहा, ठीक है ना? तो ये सारी चीजें हैं कि यदि हमें ये सुनिश्चित करना है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता कैसे बनेगी, तो योग्यता, उसकी नियुक्ति, उसकी सुरक्षा, वेतन भत्ता, ठीक है ना? और वकालत और कार्यप्रणाली के संबंध में प्रावधान, ये सारी बातें यहाँ पे आ जाती है, ठीक है बच्चों? तो ऑलरेडी हमारे जो है वो 33 से 34 मिनट हो चुके हैं, जिसमें हमने तकरीबन मोस्टली क्वेश्चन कर लिए हैं। एक क्वेश्चन और बचा है उसके और एक उसके चॉइस वाला बचा है, ठीक है ना? तो ये दोनों क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए ना? क्वेश्चन नंबर 29 के, ओके। अब जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं वो यहाँ से देख सकते हैं कि डिस्क्राइब द जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो कौन कौन से जुरिडिक्शन है आइए समझते हैं। सबसे पहला है ओरिजिनल जुरिडिक्शन, ठीक है? एंड उसके बाद में है जुरिडिक्शन ऑन रिट्स, जुरिडिक्शन ऑन रिट्स, एंड थर्ड इज हियर कि एडवाइजरी जुरिडिक्शन, एंड फोर्थ अपीलेट जुरिडिक्शन। आप इन पॉइंट को आसान तरीके से पढ़ लीजिए, ओके। एंड उसके बाद में यहाँ पे जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो ये आ जाता है कि व्हाट आर द वेरियस प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टू मेंटेन द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी। तो क्या क्या है वो यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहला है क्वालिफिकेशंस, प्रोविजंस रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, सिक्योरिटी ऑफ पोस्ट, एंड देन एडिकेट सैलरी एंड अलाउंस, रिस्ट्रिक्शन ऑन प्रैक्टिसिंग आफ्टर रिटायरमेंट, प्रोविजन रिगार्डिंग फंक्शनिंग। ये सारी चीजें यहाँ पे आ जाती है, ठीक है। अब क्वेश्चन में 30 आ जाता है, हमारा आखिरी प्रश्न है, बेसिकली दो प्रश्न है जिसमें भी। पहला है कि राष्ट्रवाद क्या है, संक्षेप में बताइए। और कहोगे अरे संजय
केवल राष्ट्रवाद को 6 नंबर में पूछा गया। जी हाँ, जब राष्ट्रवाद को 6 नंबर में पूछा गया ना तो आपको कहानी लिखनी है यहाँ पे, ठीक है ना। इसीलिए मैं कह रहा था कि क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, आंसर लिखेंगे सबसे पहले कि आखिर राष्ट्रवाद होता क्या मेनली। राष्ट्रवाद अगर हम देखें, यदि सामान्यतः हम जनता की राय लें तो उनके लिए राष्ट्रवाद का मतलब ये होता है जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा, देशभक्ति, वे देश के लिए बलिदान जैसी जो बातें हैं ये करते हैं। यानी कि आम लोग राष्ट्रवाद को कैसे बोलते हैं कि हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है, राष्ट्रीय गान है, हमारे जो देशभक्ति, हम देश के लिए जान दे सकते हैं, जो बलिदान है, इसी को क्या बोलते हैं, राष्ट्रवाद बोलते हैं। ठीक है, जैसे दिल्ली में राजपथ पर देखी जाने वाली गणतंत्र दिवस की परेड जो है वो राष्ट्रवाद का एक बेजोड़ प्रतीक होती है। ठीक है ना, तो ये क्या दर्शाती है कि जो आम लोग हैं वो राष्ट्रवाद के बारे में क्या सोचते हैं, ये बात यहाँ पे। लेकिन अब हमारे यहाँ पे बात आती है एक पॉलिटिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग। ठीक है ना, राष्ट्रवाद का अर्थ ये होता है कि एक भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले सभी लोगों में अपनेपन की भावना होना। देखिए, राष्ट्र प्लस में वाद, इसका मतलब हो गया कि एक राष्ट्र के, एक देश के जितने भी लोग रहते हैं उस देश में, उन सभी में एक भाईचारे की, एक अपनेपन की भावना होना ही राष्ट्रवाद कहलाता है। ठीक है ना, यह एक राजनीतिक सिद्धांत है जिसका अर्थ होता है कि एक देश जो किसी के अधीन नहीं है बल्कि स्वशासित, यानी कि भारत एक राष्ट्र है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है भारत स्वतंत्र है जो अब किसी के अधीन नहीं है। इसीलिए जब अंग्रेज शासन करते थे तब भारत को बोला जाता था भारत एक औपनिवेशिक है। लेकिन अब अंग्रेज हम पर नहीं राज करते तो अब बोलते हैं भारत एक राष्ट्र है। ठीक है ना, उसके बाद राष्ट्रवाद जो है वो स्वयं एक स्वतंत्र राष्ट्र स्थापित करने की बात करते हैं कि राष्ट्रवाद जिस कंट्री में ज्यादा उत्तेजित हुआ वहां पे हो सकता है तो शायद दूसरी कंट्री उससे अलग होकर ना बन जाए। ये राष्ट्रवाद को और ज्यादा बढ़ावा देता है। ठीक है ना, राष्ट्रवाद का आत्मनिर्णय का एक अधिकार होना है, ये केंद्रीय सिद्धांत है। यानी कि अगर हम बात करते हैं राष्ट्रवाद के केंद्रीय सिद्धांत की, कि राष्ट्रवाद का एक मेन मंत्र क्या होता है, तो मंत्र ये होता है कि जो भी कंट्री राष्ट्रवाद को अपनाती है वो अपने निर्णय स्वयं ले सकती है, स्वयं लेती भी है, उसके निर्णय के लिए उसे किसी और पे निर्भर होने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, पांचवा क्या है कि देश का स्वयं निर्माण का अधिकार होना। ठीक है ना, यानी कि वो देश में कुछ और भी चेंजेस करना चाहता है तो कर सकता है। और भी बहुत सारे इसमें राष्ट्रवाद के बारे में पॉइंट आ जाते हैं कि जो देश, हमारे भारतीय देश के नागरिक हैं उनको देश की भक्ति में लगाना। ठीक है ना, देश की सुरक्षा करना। ठीक है ना, साथ ही जो कुछ नैतिक कर्तव्य भी थे इसमें। ठीक है ना, वो भी आप एक दो पॉइंट लिख सकते हैं, जैसे संविधान, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगान का सम्मान करना, जो जो स्वच्छता वगैरह है इसका ध्यान रखना। तो ये सारी चीजें में आ जाती है। ओके, एंड देन जो दूसरा क्वेश्चन हमारा इसमें ऐड है कि राष्ट्रवाद के बारे में प्रस्तुत की गई विभिन्न मान्यताओं को स्पष्ट करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये आखिरी प्रश्न इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से बहुत से प्रश्न आपके यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है ना, दो दो मार्क्स से 4 से 5 क्वेश्चन बने। राष्ट्रवाद के बारे में प्रस्तुत की गई विभिन्न मान्यता निम्नलिखित है। सबसे पहली मान्यता है साझी विश्वास। तो क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है, राष्ट्रवाद के बारे में साझी विश्वास से आप क्या समझते हैं? तो साझी विश्वास का मतलब ये होता है कि एक राष्ट्र का अस्तित्व तभी तक बना रह सकता है जब तक उसके सदस्य को यह विश्वास हो कि वे एक दूसरे के साथ हैं। यानी कि अगर राष्ट्रवाद और बढ़ाना है, यानी राष्ट्र को और मजबूत करना है, तो हमें एक दूसरे पर विश्वास करना होगा, तभी देश अस्तित्व में रह पाए। ठीक है, अब राष्ट्र के बारे में इतिहास बहुत जरूरी होता है। क्यों भाई? क्योंकि व्यक्ति जो है वो अपने आप को एक राष्ट्र मानते हैं, उनके अंदर एक स्थायी पहचान की भावना छिपी होती है और ये देश की स्थायी पहचान का ढांचा ही तो है जो कि उसे किंवदंतिवादियों, स्मृतियों तथा ऐतिहासिक स्मारकों, अभिलेखों की रचना के जरिए स्वयं राष्ट्र के इतिहास के बोध की रचना करवाते हैं। यानी कि देखो, सिंपल सी बात है, इतिहास का मतलब ये है कि तुम्हारे देश ने किस तरीके से राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया, कैसे प्राप्त किया और उससे पहले क्या था। जैसे भारत जब आजाद हुआ तो उस समय पाकिस्तान के साथ में जो हिंसा हुई हमारी, ठीक है, जो विभाजन हुआ, उससे हमें ये पता चलता है कि भाई बहुत ही एक तरीके से दर्दनात्मक, अमानवीय और हम कह सकते हैं कि अव्यवस्थित ये विभाजन था, जिसकी वजह से 80 लाख लोग, मैं आपको बता रहा हूँ 80 लाख लोग जो थे ना उनको भागना पड़ा था, इधर से उधर, पाकिस्तान से भारत, भारत से पाकिस्तान। तो वही चीज है, अगर राष्ट्रवाद शुरुआत से मजबूत होगा तो राष्ट्र और ज्यादा मजबूत है। ठीक है, फिर बारी आती है भूक्षेत्र की। इसका मतलब ये है कि किसी भूक्षेत्र पर काफी हद तक साथ साथ रहना एवं उससे संबंधित साझे अतीत की स्मृतियां जनसाधारण को
सामूहिक पहचान का अनुभव कराती है, जैसे कोई भू क्षेत्र को मातृभूमि या पितृभूमि कहते हैं। जैसे मान लेते हैं हम भारत में रहते हैं, तो भारत में हमारे दादा परदादा रहते हुए आए हैं, तो इसी आधार पे हम क्या कह सकते हैं कि हमारे दादा परदादा यहाँ पे आ रहे हैं, इस रहते हुए आ रहे हैं, तो इसीलिए ये हमारे लिए हमारी मातृभूमि है, ये हमारे लिए हमारी पितृभूमि है, इसीलिए भारत को भारत माता कहा जाता है। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें। उसके बाद में साझे राजनीतिक आदर्श आ जाते हैं कि राष्ट्र के सदस्यों की एक साझा दृष्टि होती है कि वह किस तरह का राज्य बनाना चाहते हैं, यानी कि जो राष्ट्र में लोग रहते हैं उनका एक मेन एजेंडा ये होता है कि हमें ना एक अच्छा राष्ट्र चाहिए। कुछ लोग होते हैं अमानवीय जो सोचते हैं कि हम राष्ट्र को ना एक सैनिक राष्ट्र बनाएंगे, तो इसीलिए ज्यादातर जो राष्ट्र बनते हैं या तो वो लोकतांत्रिक बनेंगे, या तो वो धर्मनिरपेक्षतावाद बनेंगे, या फिर उदारवाद बनेंगे। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें इसमें आ जाती है। सबसे आखिरी पॉइंट आ जाता है बच्चों, साझी राजनीतिक पहचान। इसका मतलब ये होता है कि लोग जो है वो ये मानते हैं कि राज्य के बारे में साझी राजनीतिक जो दृष्टि है, ये व्यक्तियों को एक राष्ट्र के रूप में बांधने के लिए प्राप्त नहीं होती है, बल्कि हमें एक समान भाषा और जातीय वंश परंपरा जैसी राजनीतिक पहचान चाहते हैं। यानी कि इसीलिए आप सभी को पता होगा कि हम लोगों को क्या देते हैं, भारत जो है ये लोगों को कौन सा बेसिकली वो अधिकार प्रदान करता है, नागरिकता का, जिसकी वजह से राष्ट्रवाद और मजबूत होता है। ठीक है बच्चों, तो 41 मिनट हो चुके हैं, हमारे सारे क्वेश्चन आंसर भी खत्म हो चुके हैं और ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा। ठीक है बच्चों, राष्ट्रवाद क्या है, सारी की सारी बातें, और राष्ट्रवाद के बारे में जितने भी मत प्रस्तुत की गई, मान्यता की गई है, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के ऐसे देखते हैं कि व्हाट इज नेशनलिज्म, ब्रीफली डिस्क्राइब। ठीक है ना, नेशनलिज्म है क्या, ब्रीफली आपको डिस्क्राइब भी करना है। तो आंसर आप यहाँ से देख ही सकते हैं, यहाँ से लेके बस इतना आपका आंसर है, एक ही वीडियो के स्क्रीनशॉट में। ठीक है, एंड द सेकंड क्वेश्चन इज दैट कि जस्टिफाई द वेरियस assumptions presented about the nation। तो क्या क्या होते हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये सारे सारे पॉइंट है कि शेयर्ड बिलीफ्स है, हिस्ट्री आ जाता है। ठीक है, फिर यहाँ पे टेरिटरी की बात आ जाती है, उसके बाद में शेयर्ड पॉलिटिकल आइडियल्स की बात आ जाती है, कॉमन पॉलिटिकल आइडेंटिटी की बात आ जाती है, ये सारी चीजें। ओके बच्चों, वेल कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि हमने यहाँ पे अपना आज का पेपर जो है वो कंप्लीट यहाँ पे सॉल्व कर लिया है। जी हाँ बच्चों, गाइस हमने आज का जो पेपर है इसे कंप्लीट सॉल्व कर लिया है, जिसमें हमने ये वाले क्वेश्चन जो थे 24 से 26 और 27 से 30 ये थे। ठीक है ना, कंप्लीट कर लिए थे। और बाकी आपने अगर ये क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो पार्ट 1 का लिंक आपको यहाँ पे दे दूंगा, यहाँ से देख सकते हैं। ओके बच्चों, तो इस तरीके से आज का जो हमारा वीडियो है बच्चों वो यहाँ पे हो जाता है खत्म। अगर आप सभी को आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जितना हो सके बच्चों उतना आप इस वीडियो को लाइक करो। ठीक है ना, आप जितना ज्यादा लाइक करोगे उतना ज्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा ऐसी वीडियोस को बनाने के लिए, और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए, और आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है ना, तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।